वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 10 फरवरी 2022। तो आइए देख लेते हैं कैसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले जानकारियां हैं कुछ इनिशिएटिव्स के बारे में। प्रज्ञान जो कि फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट का एक इनिशिएटिव है। प्रयास जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 के लिए एक टेस्ट सीरीज है। और तेजस जो कि एक क्रैश कोर्स है 2022 के लिए, जिसमें आप 250 से अधिक घंटों में अपना पूरा प्रीलिम्स कवर कर सकते हैं। इन कोर्सेज के बारे में अगर आपको कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके डिटेल्स अवेल कर सकते हैं या फिर video.onlyas.in पे जाकर इन कोर्सेज को एक्सेस भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना पहला आर्टिकल जो कि व्हाइट चीक्ड मकाक के बारे में है। साइंटिस्ट ने अभी हाल ही में ये पाया है कि व्हाइट चीक्ड मकाक को अरुणाचल प्रदेश में देखा गया। ये डिस्कवरी इंडिया के मैमल्स के लिस्ट में एक और स्पीसीज को जोड़ देती है। ये भारत में नहीं पाए जाते थे, कम से कम इनके बारे में हमें जानकारी नहीं थी। इन्हें फॉर द फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया था 2015 में कुछ चाइनीज साइंटिस्ट के द्वारा साउथ ईस्टर्न तिब्बत में। 2015 में जब ये डिस्कवर किए गए तो तिब्बत में डिस्कवर किए गए और अभी हाल ही में इन्हें अरुणाचल प्रदेश में भी देखा गया है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक इनका क्या है? ये मकाक आपको भारत में जो मकाक पाए जाते हैं उनसे थोड़ा अलग दिखेगा, क्योंकि इनके चीक्स यानी कि गाल सफेद रंग के होते हैं। इनके जो बाल होते हैं वो थोड़े लंबे होते हैं और घने होते हैं। जो गर्दन का एरिया होता है यहां पर बाल आपको थोड़े लंबे और घने मिलेंगे और पूंछ तुलनात्मक रूप से थोड़ी लंबी होती है। तो ये तो कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक हो गए व्हाइट चीक्ड मकाक के बारे में। ये लास्ट मैमल है जिसे साउथ ईस्ट एशिया में डिस्कवर किया गया है अभी तक। अरुणाचल मकाक और व्हाइट चीक्ड मकाक ये दोनों सेम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में पाए गए हैं ईस्टर्न हिमालय के। इस डिस्कवरी की क्या सिग्निफिकेंस है? इस डिस्कवरी के बाद भारत में मैमल्स की जो संख्या है वो जो पहले 437 यानी कि 437 हुआ करती थी वो बढ़ के 438 438 हो गई है। दूसरी बात ये कि ये एक फाउंडेशन तैयार करता है कि अब हमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया में भी बदलाव करना होगा, बिकॉज ये स्पीसीज उसमें कवर्ड नहीं है, क्योंकि इसके बारे में हमें पता ही नहीं था। भारत में कुछ और भी मकाक की प्रजातियां पाई जाती हैं लंगूर की, जैसे कि अरुणाचल मकाक, असमीज मकाक और रेसस मकाक। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो मरीन हीट वेव्स के बारे में है। सबसे पहले तो मरीन हीट वेव्स की आप एक इमेजिनेशन कर लीजिए। इसमें होता कुछ नहीं है, जो समंदर का पानी है वो आसपास के एरिया से या उसके कंपैरिजन में तुलनात्मक रूप से ज्यादा गर्म हो जाता है। इसे ही कहा जाता है मरीन हीट वेव। फॉर द फर्स्ट टाइम एक स्टडी में यह पाया गया कि जो मरीन हीट वेव्स हैं और एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन और रेनफॉल है उसमें एक क्लोज लिंक होता है। इंडिया में ये रेनफॉल को कैसे प्रभावित करते हैं आप इसे भी समझेंगे अभी। यह भी पाया गया कि जो मरीन हीट वेव्स हैं ये वाटर्स अराउंड इंडिया, जो आसपास का एरिया है भारत के इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, वहां के पानी में एक राइज भी जनरेट करते हैं, क्योंकि जब पानी गर्म होता है तो वाटर मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाते हैं। इससे पानी का लेवल थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। कोई भी चीज जब गर्म होती है तो मॉलिक्यूल्स दूर जाते हैं, या अपनी बेसिक फिजिक्स में पढ़ा होगा। मरीन हीट वेव्स, इसे आप शॉर्ट में MHW कह सकते हैं। ये हीट वेव्स ऐसी हैं जो ओशन में फॉर्म होती हैं, जहां पर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर अगर सी या ओशन के ऊपर है तो वो प्रभावित करता है मरीन हीट वेव को। ये कुछ हीट वेव्स होती हैं जिनकी वजह से ओशन का हीट कंटेंट बढ़ जाता है, स्पेशली जो पानी का अपर लेयर है वहां पर। 90% जो ओशन सरफेस की वार्मिंग होती है वो ह्यूमन इंड्यूस्ड ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन होता है, जो हम और आप करते हैं, वो ओशन के द्वारा सोखे जाने की वजह से होती है। अगर आप देखें मरीन हीट वेव्स में तो जो ओशन सरफेस है उसका टेम्परेचर, यहां पे जब हम सरफेस की बात करते हैं तो आप 300 फीट तक की गहराई मान सकते हैं, वो टेम्परेचर नॉर्मल से 5 से 7 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। आपको पता है कि इतने में कोरल जो है, जो कोरल रीफ्स होती हैं या कोरल्स होते हैं, उनका काम तो खत्म हो जाएगा। दुनिया भर में इसका एक मेजर रिजल्ट ये है कि मतलब जो ह्यूमन इंड्यूस्ड ग्लोबल वार्मिंग है ये उसका रिजल्ट है मरीन हीट वेव्स। मरीन हीट वेव्स का जो इवेंट है वो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन करता है, कोरल ब्लीचिंग कॉज करता है, सी ग्रासेस खत्म होने लगती हैं बिकॉज वो टेम्परेचर बियर नहीं कर पाती। केल्प फॉरेस्ट जो समंदर में पाए जाते हैं, काइंड ऑफ ग्रासेस होती हैं,
वो भी इससे प्रभावित होती हैं। फिशरीज सेक्टर बुरी तरीके से इससे प्रभावित होता है। अंडर वाटर सर्वे में यह पता चला कि गल्फ ऑफ मन्नार में तमिलनाडु के कोस्ट पे मरीन हीट वेव्स की वजह से मई 2020 के आसपास 85% कोरल्स की ब्लीचिंग हुई, मतलब वो खत्म हुए। फाइंडिंग्स में क्या पाया गया, जैसे हम कह रहे थे रेनफॉल से इनका क्लोज एसोसिएशन है। वेस्टर्न इंडियन ओशन का जो रीजन है वो लार्जेस्ट इंक्रीज देख रहा है मरीन हीट वेव्स की। हर डिकेड में लगभग 1.5 इवेंट्स मरीन हीट वेव्स के देखने को मिलते हैं। उसके बाद बे ऑफ बंगाल का नदर्न रीजन 0.5 इवेंट्स पर डिकेड देखता है एज एवरेज। यहां पर देखिए, मतलब 2 डिकेड में 3 इवेंट्स हो जाते हैं हीट वेव्स के, यहां 20 साल में 2 इवेंट्स हो जाते हैं। मरीन हीट वेव्स वेस्टर्न इंडियन ओशन में और बे ऑफ बंगाल में सेंट्रल इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ड्राइंग कॉज करता है। देखिए ये कैसे इंडिया के रेनफॉल को या मानसून को प्रभावित करता है। यहां पर ड्राई रीजन है सेंट्रल इंडिया में, तो जो मानसूनल विंड्स हैं वो इंडिया की ओर अट्रैक्ट होकर आती हैं और बारिश करती हैं। लेकिन अगर यहां पर मरीन हीट वेव क्रिएट हो जाए तो ये सारी विंड यहां पे अट्रैक्ट हो जाती है लो प्रेशर की वजह से, तो बारिश इंडिया में वीक हो जाती है। और अगर ये मरीन हीट वेव यहां पर क्रिएट होती है तो ये अट्रैक्ट करती है मानसूनल विंड्स को और बारिश अच्छी होती है। तो ये प्रभाव पड़ते हैं मरीन हीट वेव्स के भी इंडियन मॉनसून पे। तो एक इफेक्ट आप इसका भी ऐड कर सकते हो मींस के आंसर्स में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल वेनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में है। गर्मियों का मौसम शुरू हो रहा है तो सीजनल माइग्रेशन देखा जा रहा है वाइल्ड एनिमल्स का। जो आसपास की सेंचुरीज जो कर्नाटक और तमिलनाडु में हैं उनसे वेनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की ओर केरला में आ रहे हैं। तो केरला में है ये वेनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है और एलिफेंट रिजर्व नंबर 7 जो साउथ इंडिया का है उसका भी कंपोनेंट है। देखिए जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है वो बहुत बड़ा है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व ये मैप में जो आपको ये पूरा एरिया दिख रहा है इसका है, ये आपको कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में फैला हुआ मिलेगा, इनकी बाउंड्री पर है। इसमें कई तरीके के रिजर्व फॉरेस्ट आ जाते हैं या रिजर्व एरिया आ जाते हैं, जैसे कि नागरहोल नेशनल पार्क, बंदीपुर नेशनल पार्क, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, मुकुर्थी नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क और कुछ नीलगिरी नेशनल पार्क का जो हिस्सा है वो भी इसमें आता है। तो ये सब कुछ मिलकर बनता है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो वही बात यहां पे कही गई है कि ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का। ये एकमात्र सेंचुरी है केरला की जहां पर हमें 4 हॉर्न्ड एंटीलोप्स देखने को मिल जाते हैं। वर्तमान में इजिप्शियन वल्चर्स, हिमालयन ग्रिफिन्स, सिनेरियस वल्चर्स, ये सभी कुछ इस सेंचुरी से रिपोर्ट किए जाते हैं। वल्चर्स की 2 स्पीसीज जैसे कि रेड हेडेड और व्हाइट बैक्ड वल्चर्स ये यहां देखने को मिल जाएंगे, जो एक कभी केरला में बहुत कॉमन हुआ करते थे, अब वेनाड प्लेटू या जो सेंचुरी का एरिया है उसी में देखने को मिलते हैं। नागरहोल, बंदीपुर, मुदुमलाई, वेनाड फॉरेस्ट कॉम्प्लेक्स जो है ये एक इंपॉर्टेंट टाइगर हैबिटेट भी है कंट्री का। काबिनी रिवर सिस्टम में ये पूरा एरिया आपको मिल जाएगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया के पहले OECM साइट के बारे में है। पहले तो OECM का फुल फॉर्म क्या है? OECM का फुल फॉर्म है अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स साइट। आप आगे एड ऑन कर सकते हो, ब्रीफ में इसे ही OECM साइट कहा जाता है। वर्ल्ड वेटलैंड डे यानी कि 2 फरवरी के दिन अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क को इंडिया के पहले OECM साइट के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया। यह रिकॉग्निशन देता है IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इस टैग का मतलब यह होता है कि वो एरिया जो इन सिटू कंजर्वेशन कर रहा है बायोडायवर्सिटी का, लेकिन वो कोई प्रोटेक्टेड एरिया नहीं है, जैसे कि वो ना तो नेशनल पार्क है और ना ही सेंचुरी है, लेकिन वहां की बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा रिच है, तो उसे IUCN OECM का दर्जा दे देता है। OECM का टैग लाने से कोई लीगल, फाइनेंशियल या मैनेजमेंट इंप्लीकेशंस तो नहीं आते हैं, नॉर्मल एरिया ही वो रहता है, लेकिन ये मान लिया जाता है इंटरनेशनल मैप पे कि ये बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट वाला रीजन है जहां पर बायोडायवर्सिटी रिच है। इसके बारे में एप्लीकेशन कि अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क को OECM का दर्जा दिया जाए, नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी NBA ने IUCN को 2020 में भेजा था और अभी इसे एक्सेप्ट कर लिया गया। अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क की बात करते हैं, यह आपको गुरुग्राम में मिलेगा। सेमी एरिड वेजिटेशन आपको यहाँ पे मिलेगी, जो नेटिव प्लांट्स एरिड रीजन में होते हैं, ट्रीज, श्रब्स और बर्ड्स की कई सारी प्रजातियां यहाँ मिल जाएंगी। कभी यहाँ पे कोल माइन हुआ करती थी, मतलब एक काफ़ी पुरानी माइन हुआ करती थी बेसिकली, बाद में सिटी फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो गया, सिटीज़ का भी धीमे धीमे डेवलपमेंट यहाँ पे होने लगा। ठीक है, अरावली जो है ये दिल्ली का ग्रीन लंग कहा जाता है क्योंकि 7.07% ऑक्सीजन दिल्ली में इसी रीजन से आता है।
ये लेपर्ड, फॉक्स, सांभर और जैकाल्स को भी होस्ट करता है, मतलब वो आपको यहां मिलते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के बारे में है, जो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो इन्वेस्टर्स को गाइड करता है कि उन्हें अगर कोई इंडस्ट्री लगानी है, कोई बिजनेस स्टार्ट करना है जम्मू एंड कश्मीर में, तो उन्हें कौन कौन से अप्रूवल्स चाहिए होंगे और वो उन्हें कैसे मिलेंगे, और सारे अप्रूवल्स उन्हें इसी एक सिंगल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मिल जाएंगे। 2021 में इसे यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा स्टार्ट किया गया। प्लेटफॉर्म अलग अलग मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स या ऑफिसेस पर जाने की नीड को खत्म कर देता है और सारे क्लियरेंस एक इन्वेस्टर को एक ही जगह पे मिल जाते हैं। उसे कौन कौन से क्लियरेंसेस लेने होंगे, अप्रूवल्स लेने होंगे, इसकी जानकारी भी उसे प्लेटफॉर्म ही दे देता है। वहां पर एक सिस्टम है नो योर अप्रूवल, यानी कि क्या का। वहां पे जब वो इन्वेस्टर जाता है तो उसको उसके बिजनेस के बारे में कई सारे सवाल पूछे जाते हैं, वो उन सवालों के जवाब देता है। उसके बाद बताया जाता है कि अगर आपका बिजनेस इस नेचर का है तो आपको ये अप्रूवल्स चाहिए होंगे, तो आप यहाँ ऐसे ऐसे अप्लाई कर दो, तो एक ही जगह पे सारा काम हो जाएगा। 20 मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट जो हैं उन्हें NSWS में इंटीग्रेट किया गया है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर शामिल हैं। 14 स्टेट्स और यूटीज में NSWS को लाया जाना है। 2000 आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो जम्मू एंड कश्मीर में आ गया है, धीमे धीमे बाकी राज्यों और यूटीज में भी आएगा। नई रोशनी स्कीम न्यूज में है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने इन्फॉर्म किया राज्यसभा को कि इस स्कीम के लिए सरकार ने 26 करोड़ रुपीस सैंक्शन किए हैं 2018-19 से 20-21 के बीच में, और लगभग 1 लाख वुमेन इसके तहत ट्रेन की गई हैं। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब सारा पैसा केंद्र सरकार खर्च करती है। 2012-13 में इसे स्टार्ट किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के तहत आती है। इसके माध्यम से वुमेन जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, जिनकी उम्र 18 से 65 वर्ष के बीच है, उन्हें ट्रेन किया जाता है ताकि वो सोसाइटी में कॉन्फिडेंट होकर रह सके। उनके अंदर कॉन्फिडेंस लाया जाता है और इसके लिए उन्हें कई तरीके की नॉलेज, इंफॉर्मेशन एंड स्किल्स सिखाई जाती हैं ताकि वो गवर्नमेंट सिस्टम से अच्छे से इंटरेक्ट कर सकें, बैंक्स और अदर इंस्टीट्यूशंस को अच्छे से डील कर सकें। इसमें मदद ली जाती है NGO, सिविल सोसाइटी और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की। कई तरीके की ट्रेनिंग उन्हें दी जाती है, जैसे कि लीडरशिप की, एजुकेशनल प्रोग्राम्स, हेल्थ एंड हाइजीन, स्वच्छ भारत, फाइनेंशियल लिटरेसी, लाइफ स्किल, लीगल राइट्स कैसे वो अवेल कर सकती हैं, डिजिटल लिटरेसी, सोशल और बिहेवियरल चेंजेस के लिए एडवोकेसी, इन सभी बातों पर उन्हें तैयार किया जाता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सेक्शन 498A IPC का जो है उसके बारे में है। ये वही मामला है जो डाउरी केसेस को चार्ज करता है, मतलब अगर किसी व्यक्ति ने किसी महिला को डाउरी के लिए हैरेस किया है तो 490A IPC का एप्लीकेबल हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया था जहां पर एक महिला ने अपने इन-लॉज के अगेंस्ट में डाउरी हैरेसमेंट के चार्जेस फाइल किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने FIR को खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि जो बातें कही गई थी वो बड़ी जनरल सी थी और कोई स्पेसिफिक डिटेल नहीं दी गई थी जिससे ये लगता हो कि मामला सीरियस है। उन्होंने ये भी कहा कि डाउरी केसेस का इस्तेमाल करके या सेक्शन 498A का इस्तेमाल करके अक्सर जो अदर प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें आधार बनाकर इन लॉज को परेशान किया जाता है। यहां पर देखिए जजमेंट ये था, उन्होंने सिंपली कहा कि मेंटली मुझे हैरेस किया गया या प्रेगनेंसी को लेकर टॉर्चर किया गया, जनरल बातें मेंशन की गई थी, कुछ स्पेसिफिक नहीं बताया गया था, इसी आधार पर इसे खारिज कर दिया गया। सेक्शन 498A इंडियन पिनल कोड में 1860, जो इंडियन पिनल कोड 1860 है उसमें 1983 में ऐड किया गया। ये क्रिमिनल लॉ है। जो मैरिड वुमेन होती हैं उन्हें डाउरी रिलेटेड हैरेसमेंट या क्रूरल्टी से बचाने के लिए ये कानून लाया गया था। काफ़ी इफेक्टिव कानून है, लेकिन आज इसका अक्सर मिसयूज होता है। इसमें यह बताया गया कि हस्बैंड, उनके रिलेटिव्स अगर वुमेन को परेशान करते हैं, उनके खिलाफ क्रूरलिटी करते हैं तो उन्हें पनिश किया जाएगा, मतलब महिला को हैरेस नहीं किया जा सकता उसकी मैरिड लाइफ में। इसमें 3 साल तक की जेल की सजा हो सकती है और फाइन भी लगाया जा सकता है। सेक्शन 498A जो पीनल कोड का है IPC का, वो एक बहुत बड़ा रेस्क्यू की तरह वर्क करता रहा है महिलाओं के खिलाफ वायलेंस को लेकर, जो कि 4 दीवारी के भीतर होते हैं। लेकिन हाल फिलहाल में इसका मिसयूज बढ़ा है, इसीलिए संज्ञान लेने की आवश्यकता है कि कानून का इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए और ऐसा ना हो कि कानून अपनी गरिमा खो दे और लोग इस पर भरोसा कम करने लगें। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क के बारे में है। इंडिया ने श्रीलंका को यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट करने के लिए ग्रांट दिया है, जो कि बिल्कुल आधार कार्ड जैसा है। इंडिया का जो अपना आधार है बिल्कुल वैसा ही आइडेंटिटी सिस्टम स्टार्ट किया जाएगा श्रीलंका में। इसके लिए कुछ मैकेनिज्म प्रपोज्ड हैं।
जैसे कि उन्हें एक पर्सनल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन डिवाइस दी जाएगी जो बायोमेट्रिक डेटा पे बेस्ड होगी। एक डिजिटल टूल दिया जाएगा जिसके माध्यम से किसी भी इंडिविजुअल को साइबर स्पेस में आइडेंटिफाई किया जा सकेगा और ये दोनों मिलकर किसी इंडिविजुअल की आइडेंटिटी को आइडेंटिफिकेशन में लेकर आ पाएंगे डिजिटल और फिजिकल एनवायरनमेंट में। जैसे आधार कार्ड का इस्तेमाल होता है वैसे ही होगा। श्रीलंका इसके लिए देखिए मतलब ऐसा क्यों किया इंडिया ने, श्रीलंका को ये असिस्टेंस क्यों दिया? बिकॉज इंडिया और श्रीलंका के काफ़ी क्लोज रिलेशंस रहे हैं इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी। इकोनॉमिक असिस्टेंस इंडिया श्रीलंका को देता रहता है, लगभग $1.4 बिलियन का यह असिस्टेंस दिया गया है। इंडिया जो श्रीलंका डॉलर क्रंच फेस कर रहा है, डॉलर की कमी है उनके पास, उसमें मदद कर रहा है। उनकी इंपोर्ट फूड, मेडिसिन और फ्यूल का जो कि वहाँ पे काफ़ी शॉर्टेज में है, उसके लिए भी भारत उनकी मदद करता रहा है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल री इमेजिनिंग म्यूजियम्स इन इंडिया के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया इस प्रकार का पहला 2 दिन का ग्लोबल समिट री इमेजिनिंग म्यूजियम्स इन इंडिया 15-16 फरवरी 2022 को होने वाला है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत इसे किया जा रहा है, जिसके माध्यम से हम म्यूजियम्स को लेकर इनिशिएटिव्स लेंगे। जो ग्लोबल समिट है इसमें दुनिया भर के दिग्गज डोमेन एक्सपर्ट्स और प्रैक्टिशनर्स को इनवाइट किया गया है कि आप आइए और बताइए कि कैसे म्यूजियम्स को अच्छे से डेवलप किया जाए। ब्लूमबर्ग जो कि एक अमेरिकन एंटिटी है वो भी इसमें इन्वॉल्व रही। इसके माध्यम से हम ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे नए म्यूजियम्स को डेवलप करने को लेकर, उनका रिन्यूअल कैसे किया जाए और कैसे एग्जिस्टिंग म्यूजियम्स को और बेहतर बनाया जाए। 4 ब्रॉड थीम्स होंगी: आर्किटेक्चर एंड फंक्शनल नीड्स, मैनेजमेंट, कलेक्शन, एजुकेशन एंड ऑडियंस इंगेजमेंट। तो ये रहा री इमेजिनिंग म्यूजियम्स इन इंडिया। रिवीजन करते हैं। वेनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में है, बिल्कुल गलत, केरला में है। इंडिया का फर्स्ट OECM साइट अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क, दैट्स ट्रू। नई रोशनी स्कीम 2012-13 में आया, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के तहत, नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के तहत, तो ये भी गलत है। सेक्शन 498A IPC का ये डाउरी रिलेटेड हैरेसमेंट से बचाता है महिलाओं को, ये सही है। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।